ये वाला आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 2 का चैप्टर 4 एन एपिटमी ऑफ करेज। ठीक है। कितनी बार होता है कि हमें लगता है हिम्मत नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो कमजोर हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरी तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, मैं अपने भाई जितना स्मार्ट नहीं हूँ। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। तो हमारा जो टॉपिक है एन एपिटमी ऑफ करेज, उसका मतलब है ठीक है, एक बहुत ही धैर्यपूर्ण उदाहरण है आप जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं और मोटिवेट भी होने वाले हैं, प्रेरणा भी लेंगे उनकी जिंदगी से हम। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं एक ओके। A strange truth. Handicapped people are those who refuse to take up challenge with all their senses and physiology in perfect condition. ये बहुत ही मजेदार बात है कि हम हर हाथ जिन लोगों के हाथ पैर आंख नाक दिमाग सब आ, अच्छे ढंग से चल रहे हैं, हम लोग हार मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपंग है किसी तरीके से, वो हिम्मत नहीं हारते। ठीक है। तो कहते हैं कि हैंडीकैप्ड वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किल चीजें नहीं करना चाहते, जो चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते। वो अपंग नहीं है जिनको कोई शारीरिक आ, अपंगता है या कोई दुख है, किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनता नहीं है, कोई एक टांग से चल नहीं पाता या कोई और दिक्कत है, वो अपंग नहीं है। अपंग वो है जो जिंदगी में मुश्किलों से सामना नहीं करना चाहता, है ना। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देर आर प्लेजेंट एंड पोलाइट वेज ऑफ रेफरिंग टू फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। तो जब हम किसी से मिलते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक रूप से संपन्न नहीं है या कुछ उनके शरीर में अभाव है, तो हम इज्जतदार तरीके से उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनको अपंग बोलने के बजाय या उनका मजाक उड़ाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। पहले हम कहते थे ब्लाइंड, आजकल कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड। पहले हम कहते थे डेफ, ब्लाइंड होता है जिसको आंखों से नहीं दिखता, अब हम कहते हैं ये इंसान विजुअली चैलेंज्ड है, उनको आंखों से नहीं दिखता। राइट। डेफ, डेफ कौन होता है, जिसको कानों से नहीं सुनता, उनको हम कहते हैं
डेफ। पहले हम डेफ बोलते थे, अब क्या बोलते हैं हम? हियरिंग इम्पेयर्ड। क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। वो इंसान जिसकी हियरिंग काम नहीं करती, उनको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड। स्पीच इम्पेयर्ड। स्पीच इम्पेयर्ड को हम पहले क्या कहते थे? गूंगा बोलते थे। डम डम बोलते थे। आजकल कहते हैं स्पीच इम्पेयर्ड, कि उनकी स्पीच में प्रॉब्लम है। मैड, पहले जिनको हम पागल कहते थे, अब उनको हम कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड, कि वो मानसिक रूप से किसी असमर्थता का वो फेस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई दिमागी असमर्थता असमर्थता है। लेम, हम पहले कहते थे लंगड़ा, अब हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, कि इस इंसान को के शरीर में कोई फिजिकल चैलेंज है। तो ये हमने एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका है उनसे, उनके बारे में बात करने का। ओके, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, एन एपिटमी ऑफ करेज। चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी नए शब्द हैं हम उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें वो शब्द समझने में आसानी हो। एपिटमी, उत्तम उदाहरण। डॉक्टर स्टीवन हॉकिंग इज रिमेम्बर्ड एज एन एपिटमी ऑफ करेज। स्टीवन हॉकिंग, आपने शायद कभी कहीं उनका फोटो देखा होगा, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये स्टीवन हॉकिंग है। ये बोल नहीं पाते थे, तो ये मशीन द्वारा अपने जो ये बोलते थे, सोचते थे, वो मशीन में टाइप होता था और वो मशीन उनके लिए बोलने का काम करती थी। बाद में वो टाइप भी नहीं कर पाते थे, तो उनके दिमाग से ये मशीन कनेक्टेड थी, कॉन्फ़िगर्ड थी और बहुत साइंटिफिकली डेवलप थी, ताकि उनके जो आइडियाज हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उससे हम जान सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये स्टीफन हॉकिंग की फोटोज हैं, आप देख सकते हैं ना, वो चल सकते थे ना वो बोल सकते थे। ये उनका एक फोटो है। ठीक है, ये स्टीफन हॉकिंग है और इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इनकी कहानी पढ़ने के बाद आपको अपनी परेशानी परेशानी नहीं लगेगी, आपको इससे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलेगी। हेल्ड मतलब प्रशंसित करना, किसी को मान देना, इज्जत देना। गैलीलियो इज हेल्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। गैलीलियो को एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट माना जाता है। इंक्लिनेशन माने रुचि। He showed an early inclination for learning. बचपन में ही उन्होंने पढ़ाई की तरफ अपना रुझान दिखाया, अपना झुकाव दिखाया। ठीक है। अवेलेबल, उपलब्ध। कई बार कहते हैं ना, हम दुकान पे जाते हैं और वहां पे दूध खत्म हो जाता है, तो तुम कहते हो द मिल्क इज नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप। इस दुकान पर दूध उपलब्ध नहीं है। Mathematics was not available at Oxford.
उन दिनों मैथ का सब्जेक्ट ऑक्सफोर्ड कॉलेज में नहीं होता था. क्लमजी, अनाड़ी. At 17, he began feeling clumsy and often fell. 17 साल तक वो ठीक थे, लेकिन 17 साल के बाद वो बहुत ज्यादा गिरने लगे, उन्हें चोट लगने लगी, उनका अपने शरीर पर धीरे धीरे काबू कम होने लगा. ठीक है. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. और अचानक पूरे परिवार को धक्का लगा जब ये पता चला कि स्टीवन हॉकिंग को नर्व्स की प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे अपनी नर्व्स पर कंट्रोल खो रहे हैं और शरीर उनके काबू में नहीं रहेगा. वो अपने हिसाब से हाथ पैर सर नहीं हिला पाएंगे. प्रोग्नोसिस. तो ये जो डॉक्टर का प्रोग्नोसिस था वो बहुत ही सबको हिलाने वाला था. ठीक है. अनडॉन्टेड, लेकिन स्टीफन घबराए नहीं, वो इस बीमारी से डरे नहीं, वो निडर रहे. और फिर उनकी इंगेजमेंट हुई, उनकी सगाई हुई जेन वाइल्ड से. और उन्होंने एक नए जोश से काम करना शुरू किया. उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक नए जोश से अपना काम शुरू किया. एपॉक मेकिंग, ऐतिहासिक. तो उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक खोज की जिससे साइंस की दुनिया को बहुत ही फायदा हुआ. ठीक है. लाई एल्जेब्रा. He invented lie algebra to explain theories. तो उन्होंने ये एक अलग तरह का एल्जेब्रा इन्वेंट किया जिससे वो थ्योरीज को समझा सके. अथॉरिटी, अधिकार. He became an authority in cosmology. कॉस्मोलॉजी में भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था. बेस्टोड, प्रदान करना. हम देखते हैं ना 26 जनवरी पे और ओकेजन्स पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इनाम देते हैं लोगों को. पद्म भूषण देते हैं और दुनिया भर के जो नेशनल लेवल के अवार्ड्स होते हैं वो देते हैं. तो फिर हम कहते हैं उन्होंने अवार्ड प्रदान किया. ही वॉज बेस्टोड विद मेनी अवार्ड्स. लूसिड, स्पष्ट. His books were written in a lucid style. उनकी किताब बड़े स्पष्ट तरीके से लिखी हुई थी जिससे वो समझने में आसान थी. लेमैन, साधारण मानुस, जैसे आप मैं हम लोग हैं. तो उनकी जो किताबें थी वो इस ढंग से लिखी गई थी कि हमारे आपके जैसा साधारण मानुस जो है वो उसको समझ सके. ठीक है. प्रोफाउंड, गंभीर. His books explain profound ideas simply. तो जो बड़े बड़े थ्योरी हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आते, वो उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाए ताकि उसको साधारण मानुस भी समझ सके. ऑप्टिमिज्म, आशावाद.
ही शोड ऑप्टिमिज्म इन इंटरव्यूज। तो कहीं पे भी वो अपने बेचारगी का राग नहीं गाते कि मैं तो ऐसा हूं, मुझसे तो ये नहीं होता, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाता। वो हमेशा आशावादी रहे। रिग्रेट, पश्चाताप, उन्होंने बिना किसी पश्चाताप से के अपनी जिंदगी को स्वीकार किया और उसको अच्छी बनाने के लिए, दुनिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है। क्विस्सेंस, सर्वोत्तम उदाहरण, वो एक बहुत ही स्पेशल उदाहरण है। ठीक है। क्विंटेसेंस ऑफ होप, मिलेनियम, he spoke of discoveries in the next millennium। तो उन्होंने यहां तक कहा कि आगे आगे कौन सी डिस्कवरीज होने वाली हैं। डिसेबिलिटीज, अपंगत्व, ही इंस्पायर्ड पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो जो लोग अपंग थे उनको स्टीवन हॉकिंग से, उनको स्टीवन हॉकिंग से बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन सिर्फ अपंग लोगों को नहीं, सारी दुनिया को स्टीवन हॉकिंग से प्रेरणा मिली। उनका जो जिंदगी थी वो धैर्य से भरा था। करेज, धैर्य, कलामिटी, आपत्ति, उन्होंने ये दिखाया कि आपत्ति में भी हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, एन एपिटमी ऑफ करेज। We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, and handicaps, or mourn over them all our whole life through. Dr. Stephen Hawking is one of the greatest scientists in this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम आती है या कोई मुश्किल आती है या कुछ इनएबिलिटी आती है, कुछ हम नहीं कर पाते, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन स्टीवन हॉकिंग, आपको मैंने अभी फोटो दिखाया, वो ऐसे इंसान थे, उनको इतनी खतरनाक बीमारी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। और उन्होंने, दुनिया, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत सारी उन्होंने रिसर्च की और दुनिया को बहुत सारी थ्योरीज और आइडियाज दिए उन्होंने। और उनकी जो हिम्मत है वो एग्जेम्पलरी है, वो एक एग्जाम्पल है हम सबके लिए, एक उदाहरण है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ओके, तो अभी 7 साल पहले ही वो गुजरे हैं, पूरे हुए। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. तो उनका जन्म 1942 में हुआ था। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. तो जब 8 जनवरी 1942 में उनका जन्म हुआ, तो किसी को नहीं पता था कि ये इंसान एक बहुत बड़ा दुनिया का साइंटिस्ट बनने वाला है। More importantly, no one could predict that he would be the very epitome of courage. मेरे साइंटिस्ट के अलावा वो कितना दुनिया को हिम्मत देने वाले हैं, ये बात किसी को उस समय नहीं पता थी। ये छोटा सा बच्चा सारी दुनिया में इतना मशहूर होने वाला है और सबको प्रेरित करने वाला है, ये बात किसी को उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था। Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. हिम्मत एक बहुत अच्छी चीज है। तो जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर हम हिम्मत से काम लेते हैं तो हम हारते नहीं है, हम कमजोर महसूस नहीं करते और हम टूटते नहीं है, हम उस समस्या से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं। It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate. Yet he was the greatest scientist of this century. तो उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा था, उनकी पूरा शरीर व्हीलचेयर में बंधा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 100 साल के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक है। ठीक है। As an average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. So जब स्टीवन बच्चे थे तो आम बच्चों की तरह थे, शरारतें करते थे, म्यूजिक पसंद था, मैथ को सब्जेक्ट को बहुत पसंद करते थे। Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. उनके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को था कि नहीं, मैं मैथ पढ़ूंगा, मुझे मैथ बहुत पसंद है। The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, वहां पर मैथ सब्जेक्ट का कोई कोर्स नहीं था उस समय, तो उन्होंने फिर फिजिक्स पढ़ना शुरू किया।
At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a few times for no reason. जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि वो अचानक चलते चलते गिर जाते हैं बिना किसी बात के। ऐसा नहीं है कि कहीं ठोकर खाई है या किसी सीढ़ी पे चढ़ते हुए गिरे हैं, वो चलते चलते भी अचानक बिना किसी कारण के गिर जाते थे। तो ये उन्हें बड़ा अजीब लगा, उनको लगा ये क्या चक्कर है। This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत ही एक रेयर लेकिन खतरनाक बीमारी है, जिससे धीरे धीरे जिससे नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ता है और उनकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। तो थोड़े थोड़े साइंस बचपन से थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो बाद में बड़े होकर इतनी बड़ी बीमारी बन जाएगी। तो बचपन में भी उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, टीचर्स उससे परेशान थे, लेकिन इतना किसी को अंदाजा नहीं था कि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ेगी और बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी। अब इसके बाद how much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Wilde. Hawking says that, ironic as it may sound, it was at this decimal stage he began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life in the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. कहते हैं जब इतना खतरनाक जब डॉक्टर ने डायग्नोसिस दिया तो मुझे हिम्मत हार जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मैंने और डेप्थ के साथ रिसर्च करना शुरू किया और मैंने प्रेजेंट में जीना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कितना जीऊंगा और डॉक्टर्स को इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था।
तो और कोई होता तो हिम्मत हार जाता है कि मेरे पास तो पता नहीं कितना समय है, मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर स्टीफन के साथ उल्टा हुआ। उन्होंने और नई एनर्जी के साथ अपनी रिसर्च शुरू की। उनको लगा मेरे पास यही, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, पर जितना भी है मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। और उन्होंने अपना रिसर्च वर्क और भी एनर्जी के साथ, फोकस के साथ करना शुरू कर दिया। In the meanwhile, the disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. एक तरफ वो उनकी रिसर्च चल रही थी, दूसरी तरफ उनके शरीर में धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ रही थी। He began studying the concept of black holes to get his PhD. तो वो अपनी PhD के लिए ब्लैक होल्स पर रिसर्च कर रहे थे। By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. एक तरफ उनकी PhD का काम जोरों से चल रहा था, दूसरी तरफ वो व्हीलचेयर पे आ गए थे और वो चल नहीं पाते थे अपने हाथ, और धीरे धीरे उनके हाथ भी काम करना बंद कर दिए और उनको बोलने में भी दिक्कत होने लगी। वो बोलना कुछ चाहते थे, बोलते कुछ थे, या कई बार बोल ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके अपना हाथों और जबान पे जो कंट्रोल है वो खत्म हो रहा है। The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made very epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is called as Lie algebra. तो उन्होंने इस समय ऐसी ऐसी खोज की जिन्होंने साइंस की दुनिया को हिला दिया। ठीक है। Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts. तो एक ऐसा स्टेज आ गया जब स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह व्हीलचेयर पे आ गए और उनको अपने हाथों पे और पैरों पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, और सिर्फ उनकी एक उंगली चलती थी जिससे वो कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे और उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको लिखते थे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन अथॉरिटी ऑफ प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑन साइंस। उन्होंने साइंस के बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे बहुत important रिसर्च की है। Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed upon him. उनको दुनिया भर में बहुत सारी डिग्रीज और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. तो वो US National Academy of Sciences के भी मेंबर हैं और वो रॉयल सोसाइटी के भी मेंबर हैं। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawkins is a very humble man. A simple, down-to-earth man, he has authored many books dealing with awesome ideas, keeping a layman in mind. तो उनको अक्सर आइंस्टाइन से कंपेयर किया जा सकता है, किया जाता है कि वो आइंस्टाइन जितना ही दिमाग रखते हैं उतने ही इंटेलिजेंट है, लेकिन हॉकिंस बहुत ही एक हम्बल इंसान है जो
हम्बल होता है, नम्र, बहुत ही नम्र इंसान है। और जब भी वो कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो इस ढंग से समझाते हैं कि वो इंसान जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है या बहुत होशियार नहीं है, वो भी साधारण भाषा में समझाते हैं, ताकि जो भी उनकी किताब पढ़े उसको वो चीज, वो सब्जेक्ट, वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया समझ में आ जाए। His writing is full of wit and humor. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. और उनकी राइटिंग में विट एंड ह्यूमर भी है। वो बहुत ही हल्के तरीके से अपने सब्जेक्ट को, भारी भरकम टॉपिक्स को समझाते हैं। ठीक है। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things that prevent me from doing, which are not many. तो लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपको तो इतनी खतरनाक बीमारी है, आपको कैसा लगता है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कोई, तो उन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिज्म, आशावाद भरा जवाब दिया कि मैं कोशिश करता हूँ मैं नॉर्मल लाइफ लीड करूं, और मैं जो नहीं कर पाता उसका मैं दुख नहीं मनाता, और जो मैं कर पाता हूँ वो मैं अच्छे से करता हूँ। और कहते हैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जिनको मैं नहीं कर पाता। ठीक है। कहते हैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं है जो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मैं उनका दुख नहीं मनाता। Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. तो कहते हैं कि अगले मिलेनियम में बहुत सारी नई खोज होने वाली है इस दुनिया के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, कि ये कैसे शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, और कब जाकर ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। Okay. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Let us salute all these brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. तो ये स्टीफन हॉकिंग और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। तो हम उन्हें सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरी से हार नहीं मानी, और वो अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम कर्म करते रहे। और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि
वो इतनी मुसीबतों के बाद इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो चैप्टर के एंड में है। ये मैच द फॉलोइंग है। गैलीलियो was the greatest scientist born 300 years before Hawking. तो गैलीलियो हॉकिंग से 300 साल पहले पैदा हुए थे। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स वो टॉपिक है जिससे स्टीफन हॉकिंग को उनकी पीएचडी मिली। द कॉन्सेप्ट विच हेल्प स्टीफन गेट हिज पीएचडी। स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट्स थे म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट कंटेनिंग द क्वालिटीज ऑफ स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग की जो जो क्वालिटीज थी वो हम इन डब्बों में लिख सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, डिटर्मिन्ड, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हम्बल, इंस्पायरिंग, हार्ड वर्किंग। इनको मैं एक बार ट्रांसलेट कर देती हूँ। ठीक है, ये हम इस वेब चार्ट में लिख सकते हैं जो स्टीफन हॉकिंग की क्वालिटीज हैं थी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन हिस्ट्री। इसको आप जो पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस इसकी ट्रांसलेट कर देती हूँ आपके लिए, आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। ठीक है, 1 2 3 6 ये आपके होमवर्क है। तो इसको आप कर सकते हैं खुद, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। आपको एक बार दिखा देती हूँ। पहले उनका बर्थ हुआ 1942 में, वो एक एवरेज बच्चे थे। फिर 17 साल की उम्र में वो गिरने लगे बिना किसी कारण के। उसके बाद उनका डायग्नोसिस हुआ। डायग्नोसिस के बाद उन्होंने रिसर्च एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ दोबारा शुरू की। धीरे धीरे बीमारी से उनका चलना फिरना बंद होने लगा और वो व्हील चेयर पे आ गए। फिर वो कंप्यूटर से अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते थे और एक उंगली के सिवा उनका कोई हाथ या पैर नहीं चलता था। फिर उनको रॉयल फैमिली सोसाइटी का मेंबर बनाया और यूएस एकेडमी ऑफ साइंस के वो मेंबर बने। एंड फाइनली बिलीव्ड साइंस विल डिस्कवर यूनिवर्स सीक्रेट्स इन द नेक्स्ट मिलेनियम। वो ये मानते थे कि अगले मिलेनियम में हम बहुत सारी जो आज की दुनिया है उसकी सीक्रेट्स हमें पता चलेंगी। होमोग्राफ्स, होमोग्राफ्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। तो ये अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन भी वही रहती है, बोलते भी वैसे ही है, लेकिन उनका मतलब अलग होता है।
ठीक है, जैसे कपल, आई सॉ अ कपल वॉकिंग इन द पार्क। कपल होता है जोड़ा। दूसरा कपल होता है आई वेटेड अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर लीविंग। जाने से पहले मैंने 2 घंटे इंतजार किया। तो कपल का मतलब टू भी होता है। माइंड, एक माइंड होता है प्लीज माइंड द बेबी, बच्चे का ख्याल रखो। दूसरा होता है आई डोंट माइंड इफ यू सिट हियर, कि मुझे आप अगर यहाँ बैठते हैं तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरा माइंड होता है ये वाला माइंड, हिज माइंड इज वेरी शार्प, उसका दिमाग बहुत तेज है। स्पेस, एक स्पेस होता है अंतरिक्ष, एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इन स्पेस। और दूसरा होता है जगह ना होना, मेरी अलमारी में ज्यादा जगह नहीं है, अपना सामान मत रखो। देर इज नॉट इनफ स्पेस इन माई अलमीरा, डोंट कीप योर थिंग्स देयर। तो स्पेस के दो मतलब हो गए, एक हो गया अंतरिक्ष और दूसरा हो गया जगह। अलमारी में जगह, सूटकेस में जगह, बैग में जगह, उसको कहते हैं हम स्पेस। ठीक है। साउंड, एक साउंड होता है आवाज, आई कैन हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, है ना। दूसरा साउंड होता है आ, ठीक, संपन्न, हेल्दी, ही हैज अ साउंड माइंड, उसका दिमाग और शरीर, ही हैज अ साउंड माइंड एंड बॉडी, इसका मतलब उसका दिमाग और शरीर फिट है, हेल्दी है। ठीक है, एक दूसरा मीनिंग होता है साउंड का फिट होना, हेल्दी होना। लेफ्ट, एक लेफ्ट होता है लेफ्ट हैंड, ही राइट्स विद हिज लेफ्ट हैंड, उल्टा, उल्टे हाथ से लिखता है, राइट लेफ्ट, है ना। और दूसरा लेफ्ट होता है एक जगह से चले जाना, पास्ट टेंस ऑफ लीव, ही लेफ्ट द रूम, वो कमरे से चला गया। तो ये कुछ होमोग्राफ्स हैं जिसके अलग अलग मीनिंग्स हमने अभी डिस्कस किए। इनमें से आप किसी भी तीन के सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें उनके अलग अलग अर्थ निकल कर आए। ठीक है। यूज द फॉलोइंग इन वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ योर ओन, इनसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल आपने कहानी में देखा है कैसे हुआ है, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्वर्क ऑफ फेट, he met his long lost brother by a quirk of fate, वो भाई जिससे उसकी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसको अचानक स्टेशन पर मिल गया। ठीक है। कन्फाइन टू, कहीं पर संकुचित रहना, किसी चीज में मजबूरन कैद हो जाना। जब आप एक जगह बंदिश में हो या आपको मजबूरन वहां पर रहना पड़े। एग्जैजरेशन, किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना। एपिटेमी, सिंबल, एग्जाम्पल, उदाहरण, इसको कहते हैं एपिटमी। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैं
शेयर कर दूंगी, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं नीचे, इनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके बेटा, बाय। बाय बाय। चला बदल देखा है।